हम्म, हम शुरू कर रहे हैं। पहला अध्याय, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था, वहाँ से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाता था। एक दूसरा मार्ग लाल सागर होकर मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग और वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक पहुँचता था। एक तीसरा मार्ग कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के दर्रों से होकर मध्य एशिया, रूस एवं बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इस तरह भारत को यूरोप से मिलने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे, प्रथम फारस की खाड़ी से होकर एवं द्वितीय लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण दुष्कर था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतावली व्यापारियों के एक अधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जाड़ों में नमक और काली मिर्च डाले गोश्त पर वे जिंदा रहते थे। 1453 में कुस्तुनतूनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुर्कों के अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपना साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एक अधिकार कर लिया। इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे, लेकिन गरम मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूर्व के साथ व्यापार करने को ये लालयत थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए एक नए अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एक अधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़ों से बचकर पूर्व के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी। इस समय कुतुबनुमा, जो एक दिशा सूचक यंत्र था, इस समय कुतुबनुमा का आविष्कार भी हो चुका था। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाली अग्रणी थे। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगालियों और स्पेन ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमेव डियाज ने 1487 में उत्तर मासा अंतरीप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1489 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तरासा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, बड़ौच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिम देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थी, जहां से लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होकर इन्हें पश्चिम देशों को भेजा जाता था। पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली अन्य प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटी। इस समय गुजरात में भारी मात्रा में सूती कपड़ों का निर्यात होता था। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय था कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था, चूलिया मुसलमान। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। भारत में यूरोपवासियों के आगमन के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे। इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही हो चुकी थी।
अब इसी क्रम में हम पढ़ते हैं पहले पुर्तगाली यानी कि पुर्तगीज भी बोलते हैं। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए। उत्तर महासागरीय का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1489 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कपकड़ाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा उतारा। कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उनके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमेरियन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। वास्को डी गामा को इस माल्स यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन कुछ समय के लिए समस्त यूरोपीय व्यापार का केंद्र बन गई और पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम द्वारा वाणिज्य के प्रधान की उपाधि धारण की गई। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमीरियन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री, 1505 में उन्होंने कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री और उसी वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा। पुर्तगालियों के यूरोप एवं भारत के बीच एक सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारणों में अरबों एवं अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों को समृद्ध पूर्वी व्यापार से निकाल बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों एवं अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, उसे सरकार की ओर से निर्देश दिया कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। इस प्रकार अल्मेडा का मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति, जिसे नोट कर लो कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो ध्यान रखिए कि फ्रांसीसी डी अल्मेडा की। अल्मोड़ा का 508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े यानी कि गुजरात प्लस मिस्र और तुर्की की संयुक्त सेना से चोल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ और इसका पुत्र मारा गया। लेकिन अपनी वापसी के पूर्व 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। इस वजह से एशिया में ईसाई जगत की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट आया फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। अल्मीड़ा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व की मुहर लगा दी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। फारस की खाड़ी पर मुख पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। तीनों नगर सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, किंतु बार बार प्रयास करने पर भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की कुंजी थी। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारत स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दी, किंतु उसकी नीति में एक बहुत बुरी बात यह थी कि वह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। जो भी हो, उसने वफादारी के साथ पुर्तगालियों की सेवा की। 1515 में उसकी मृत्यु हुई। उस समय पुर्तगाली भारत की सबसे सबल जल शक्ति बन चुके थे तथा पश्चिम समुद्र तट पर उसकी तूती बोलने लगी थी। फिर नेक्स्ट तीसरा पढ़ते हैं नीनोडी कुन्ना। 1529 से 1538 तक इनका कार्यकाल रहा है। अल्बुकर्क के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन गया। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर भी पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। उसने 1534 में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता हो गया,
लेकिन वहाँ दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया और इस झगड़े से बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूबकर मर गया। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्र के समीप कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाई। 1559 ईस्वी में दमन पर भी उनका अधिकार हो गया। उनकी बस्तियों में दीव, दमन, साष्टी, बसई, चोल, बम्बई, सांतोमी जो मद्रास के निकट है और हुगली जो बंगाल में है शामिल थे। सीलोन के अधिकांश भाग पर भी उसका आधिपत्य हो गया, किंतु कालांतर में इनमें से अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गए। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से वहां पुर्तगालियों का एक अधिकार समाप्त हो गया। अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों की सैन्य पराजय का सामना करना पड़ा। 1538 में अदन पर तुर्कों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 वर्षों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के व्यापार को भी कम कर दिया। 1602 में डचों ने बांटाम पर के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने के लिए व्यापार की मान्यता प्रदान की। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया। 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के समीप मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गए। अंग्रेज भी डचों से पीछे नहीं रहे। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। 1628 ईस्वी में फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने हरमुज पर कब्जा कर लिया, जो फारस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगालियों की मुख्य चौकी थी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया तथा मराठों ने 1739 ईस्वी में साष्टी और बसई पर अधिकार जमा लिया। केवल गोवा, दमन और दीव 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। पुर्तगाली नियंत्रण की विधियां प्रक्रिया 1571 ईस्वी में पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र कमानों में विभाजित किया। अफ्रीकी समुद्र तट पर पुर्तगाली बस्तियों पर नियंत्रण के लिए मोजाम्बिक के गवर्नर की नियुक्ति की गई। भारतीय और फारस की खाड़ी के प्रदेशों को गोवा के गवर्नर के अधीन रखा गया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मलक्के के गवर्नर की नियुक्ति की गई। पुर्तगालियों ने यूरोप को होने वाले निर्यात व्यापार को नियंत्रित करने के साथ साथ मालाबार तट पर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक होने वाले व्यापार और भारतीय बंदरगाहों से फारस की खाड़ी या मलक्का तक होने वाले विदेशी व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तोदा इंडिया के नाम से जाना गया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। अपनी कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्होंने एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मुख्य साधन था कार्टेज या परमिट, जिसके पीछे आर्मेडा का बल होता था। पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज का मतलब होता है परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था। कार्टेज के लिए शुल्क देना पड़ता था। एशिया के शासक इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे, किंतु पुर्तगालियों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। भारतीय एवं अरबी जहाजों को काली मिर्च एवं गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने अपने आप को यह अधिकार भी दे रखा था कि वे निषिद्ध व्यापार में लगे होने के संदेह पर जहाजों का तलाशी ले सकते हैं। पुर्तगालियों का व्यापार नियंत्रण का एक अन्य उपाय भी करना पड़ता था, काफिला व्यवस्था। इसमें स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। इसके 2 कार्य थे। प्रथम, इन जहाजों को समुद्री डाकों से रक्षा करना एवं द्वितीय यह निश्चित करना कि इनमें कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यापार न करे। मुगल बादशाह तक सूरत के मोरवा तक जाने वाले अपने जहाज के लिए परमिट प्राप्त करते थे। मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगालियों से प्रतिवर्ष एक निःशुल्क कार्टेज प्राप्त करने के लिए उनका नियंत्रण स्वीकार कर लिया। पुर्तगालियों का हिंद महासागर 1595 ईस्वी तक एकाधिकार बना रहा। पुर्तगालियों के प्रभुत्व का पतन। पुर्तगालियों के पतन के अनेक कारण थे। प्रथमतः उनकी धार्मिक असहिष्णुता से भारतीय शक्तियाँ बिगड़ गई और इनकी शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगालियों के बूते के बाहर की बात थी। दूसरा, उनका चुपके व्यापार करना अंत में उनके लिए घातक हो गया। तीसरे, ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। अंतः एवं सर्वप्रमुख कारण उनके पीछे आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियों से उनकी प्रतिद्वंदिता हुई, जिसमें वे पिछड़ गए।
पुर्तगाली आधिपत्य का परिणाम। हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण के कतिपय महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम हुए। पुर्तगालियों ने भारत में अपने आधिपत्य की स्थापना के साथ ही धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया। 1540 ईस्वी में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। बाद में 1573 ईस्वी में बारडे और 1584-87 ईस्वी में सालसेट में भी यही हुआ। 1560 ईस्वी तक गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई ताकि किसी भी प्रकार के धर्म विद्रोह को दंडित किया जा सके। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यू संत जेवियर भारत आए। मुगल शासक अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए। जेसुइटों को भ्रम हो गया था कि अकबर मसीही मत स्वीकार करना चाहता है। पुर्तगालियों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है कि पुर्तगालियों को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। वहाँ से तांबा और चांदी प्राप्त होती थी। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लाए थे। मध्य अमेरिका से क्या क्या लाए थे? तंबाकू, आलू और मक्का। उन्होंने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची और संतरा पुर्तगालियों की ही देन रही है, जिन्हें उन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना से ही व्यापार में नौ सैनिक शक्ति को महत्ता प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम डच और अंग्रेज देखेंगे, साथ ही साथ फ्रांसीसी भी देखेंगे, और तीनों प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी उसमें वर्णन करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।